शुरू हो गया ना? आवाज़ आ रही है? आ ही रही होगी। तो आज आराम आराम से चलेंगे क्योंकि ये थोड़ा समझने लायक है। उस समय स्पीड में चलने के कारण क्या था कि बेसिकली आप लोग पहले से पढ़े हुए थे और इसमें बहुत लोग ये नदी अपवाह तंत्र तो पहले से पढ़े नहीं हैं, अतः हम सोचेंगे कि आराम से ही चलें। आवाज़ भी अच्छी आएगी, आप भी अच्छे आएंगे, मैं भी तनी मनी अच्छा आ जाऊंगा लगता है जैसे कि। ठीक है, चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं? भारत की नदी अपवाह तंत्र, यही पढ़ना है ना? तो अगर भारत की नदियों की चर्चा करें तो बेसिकली भारत की नदियाँ दो क्षेत्रों में बटी हुई है, फर्स्ट और सेकंड। एक काम कीजिए, उनके फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए, कहीं कि बीच में फ़ोन आ जाएगा तो पता चला कि सारा वीडियो वैसे ही कि वैसे रुक जाएगा। तो आराम से हल्का से नीचे खींच के उसको क्या कर दीजिए, फ्लाइट मोड में कर दीजिए। और मैं भी अपने फ़ोन को कोशिश करता हूँ कि फ्लाइट मोड में कर दूँ ताकि फ़ायदा रहेगा क्या कि नहीं, फ्लाइट मोड में ऊपर से नीचे खींच के कीजिए ना, प्योर चलाक हैं आप। बस फ्लाइट मोड में करके ऊपर कर दीजिए, चलने दीजिए, क्या दिक्कत है? वो मैं आगे से काट दूंगा, वो कट जाता है, उसका टेंशन आप मत लीजिए। वो मेरे पास इंजीनियर है, दो चार को एडिटर वाले, उनको दे दूंगा, वो काट उठ के ठीक ठाक कर देंगे। चलिए ध्यान दीजिए, देखिए भारतीय नदी अपवाह तंत्र दो क्षेत्रों में फैली हुई है, दोनों का अलग अलग नाम है। एक को कहते हैं हिमालयी नदी तंत्र, क्या कहते हैं? हिमालयी नदी तंत्र। और दूसरे को कहते हैं, क्या कहते हैं जी? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। क्या? प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। दोनों की अपनी अपनी विशेषता है। सबसे पहले देखते हैं हिमालयी नदी तंत्र की विशेषता। तो यहाँ की जो नदियाँ होती हैं ये सूखती नहीं है और इसी कारण, ना सूखने के कारण ये कहा जाता है सदा नीरा। क्या कहा जाता है? सदा नीरा के। तो कभी कभी सवाल पूछ देगा कि कहाँ की नदियों को सदा नीरा नदियाँ कहा जाता है, उसमें आपको देगा हिमालयी नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए क्या होगा? हिमालयी नदियाँ। और पूछे कि दक्षिण भारत की सदा नीरा नदी कौन है, तो कावेरी रखिएगा। इसीलिए उसको हमेशा पानी रहने के कारण इसको क्या कहते हैं? दक्षिण की गंगा के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो देखिए हिमालय नदियाँ सदा नीरा इसके लिए होती है क्योंकि ये निकलती है ग्लेशियर से। ग्लेशियर बोले तो हिंदी में उसको कहते हैं हिमनद। मान लीजिए हिमालय के जो ऊपरी परत पे हिम जमे होते हैं, गर्मियों के दिन में वो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने के कारण पिघलना शुरू करते हैं और उन्हीं से इन नदियों का क्या होता है? उद्गम होता है। अतः ये कभी भी सूखती नहीं, क्योंकि देखिए गर्मियों के समय में जब बारिश नहीं हो रही होती है, ये नदियाँ हिमालय से अपना नदी तंत्र मतलब जल ले लेती हैं और जब वर्षा होती है तो बरसात के भी जल मिल जाते हैं। अतः ये 12 मास मतलब कि 12 महीने क्या होने वाली है? बहने वाली नदियाँ है। क्या है? ये 12 महीने बहने वाली नदियाँ है। इसीलिए क्या होता है ना कि आप ध्यान से देखिएगा कि उत्तर भारत के किसानों को जल के लिए समस्या नहीं होती है और ये अपनी फसलों को अच्छे से मतलब क्या करते हैं? सिंचाई कर लेते हैं। लेकिन वही आप प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानें तो यहाँ की नदियाँ बेसिकली किस पे निर्भर है? मानसून पे निर्भर है। किस पे निर्भर है? मानसून पे। अगर मानसून नहीं आया तो यहाँ की नदियों में जल नहीं आता, क्योंकि ये यहाँ के जो पर्वत है, आप देखिए, आपको मैं बता चुका हूँ कि पश्चिमी घाट के पर्वत और पूर्वी घाट के, तो उन पहाड़ियों की हाइट इतनी अधिक नहीं है कि उस पर बर्फ जमे और ग्लेशियर बन सके। अतः वो कम हाइट के कारण क्या होते हैं ना कि उस पर बर्फ नहीं जम पाता है। अतः वहाँ की जो नदियाँ है, जब वहाँ पे बारिश होती है तो उन नदियों में पानी आता है और बारिश नहीं होती है तो नदियों में पानी नहीं आता है। ध्यान रखिए। अतः ध्यान से देखिए कि इधर के जो किसान होते हैं सबसे अधिक क्या करते हैं? आत्महत्या करते हैं। और उनकी आत्महत्या करने का मेन कारण क्या होता है? यही जल की समस्या। क्या होती है? जल की समस्या। क्योंकि जहाँ पानी नहीं होगा वहाँ पे अगर वो पैसे लगाए खेती की, देखिए वो क्या करते हैं? भगवान के ऊपर रुक के खेती करते हैं कि बारिश आएगी, मानसून आएगा तो नदियों में पानी आएगा तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होती है? अल नीनो का नाम सुने? अल नीनो बेसिकली एक धारा है जो प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के क्षेत्रों में बहती है और वो धारा जब उल्टी घूम जाती है, मतलब कि पूरब दिशा की तरफ हो जाती है, तो हमारे यहाँ मानसून नहीं आता है। लेकिन जब जब वो धारा हमारे इधर पश्चिम की साइड में आती है तो हमारे यहाँ बारिश होती है। इसको हम लोग पढ़ेंगे, विश्व जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बिहार पुलिस में विश्व ज्योग्राफी के बारे में नहीं पूछता है, बहुत ना बराबर पूछता है, और पूछता भी है तो झील और नदियों के बारे में पूछता है। तो बड़ी झील टिटिकाका झील सबसे ऊँची झील के बारे में, और जितने भी इस प्रकार के झील है, सबसे ऊँची जलप्रपात एंजिला जलप्रपात है, उनको मैं आपको ऐसे ही याद करा दूंगा।
ठीक है। तो बेसिकली ध्यान देते हैं, क्योंकि देखिए मैं बिना तेज नहीं बोलता हूँ तो मैं थोड़ा बहुत भूलता भी हूँ, तो कभी कभी मैं स्पीड भी हो जाऊँगा, इस बात का क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे चले, तो यहाँ की नदियाँ क्या होती है, बेसिकली मानसून पर निर्भर है, अतः इसमें जल हमेशा नहीं रहता है। इस कारण से देखिएगा यहाँ पे नदियों पे विवाद भी रहता है। क्या होता है, नदियों के जल को लेके अक्सर 2-3 राज्यों में विवाद रहता है, ध्यान दीजिएगा। जिसमें सबसे पहले कृष्णा नदी विवाद आप सुने होंगे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच में। और जैसे ही कावेरी नदी के चक्कर में आते हैं तो कावेरी नदी विवाद भी होता है, किसमें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में अक्सर ये विवाद होते रहता है। तो इस विवाद को हम बाद में समझेंगे, पहले इस तंत्र को समझते हैं। तो देखिए इस हिमालय नदी तंत्र में प्रमुखता से 3 नदी तंत्र आते हैं। कितने आते हैं, 3 नदी तंत्र आते हैं। इसमें सबसे पहला तंत्र होता है सिंधु नदी तंत्र। क्या होता है, सिंधु नदी तंत्र। दूसरा आप देखिएगा तो दूसरा है गंगा नदी तंत्र। क्या है, गंगा नदी तंत्र। किसी किसी के दिमाग में यमुना भी आएगा कि सर यमुना क्यों नहीं, क्योंकि वो भी तो एक बड़ी नदी है। तो बेसिकली यमुना जो नदी है वो गंगा की सहायक नदी है, अतः सहायकों का नाम नहीं दिखा जाता है, वो गंगा नदी तंत्र के अंदर ही आ जाएगी। इसमें चंबल होगी, यमुना होगी, गंडक होगी, कोसी होगी, सभी सारी नदियों की चर्चा हम करेंगे। इसके आगे देखते हैं, जो इसमें तीसरी नदी तंत्र है उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। क्या नाम है, ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र। इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे, एक एक करके सबको देखेंगे। यहाँ देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में, तो इसमें 2 प्रकार की नदियाँ आपको मिलेगी। एक नदियाँ जो क्या होती है ना, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है, पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। जबकि दूसरी नदी आपको मिलेगी कि पश्चिम से किधर बहती है, पूरब की ओर बहती है। तो ये पूरब से जो पश्चिम बहती है वे नदियाँ अपना जल गिराती है अरब सागर में। कहाँ, अरब सागर में। जबकि जो पश्चिम से पूरब बहती है अपना जल गिराती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। और भारत की अधिकांश जो नदियां है वो अपना जल कहाँ गिराती है, इसी बंगाल की खाड़ी में। इधर उतनी नदियां नहीं है, और इधर की जो नदियां बहुत छोटी छोटी नदियां हैं, जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि क्या बोलते हैं, नर्मदा नदी मिलेगा, माही मिलेगा, लूनी मिलेगा, ताप्ती मिलेगा, मांडवी मिलेगा, पेरियार मिलेगा, और भी बहुत सारी नदियाँ इत्यादि में। इधर देखिएगा बंगाल की खाड़ी में, तो इसमें आपको देखिएगा खास करके अगर मैं प्रायद्वीपीय की बात करूं तो एक तो महानदी आपको मिलेगा, कृष्णा नदी मिलेगा, गोदावरी मिलेगा। उसके बाद आप जाइए तो स्वर्ण रेखा नदी मिलेगी, स्वर्ण रेखा के बाद आइए दामोदर नदी मिलेगी, कावेरी नदी मिलेगी, और भी वेंगई नदी मिलेगी। ये सभी की सभी नदी अपना जल कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब हम क्या करेंगे ना कि एक एक नदी तंत्र को देखते चलेंगे और देखने कहते हैं, क्योंकि मैप बनाने में थोड़ा टाइम क्या होता है, ज़्यादा लगता है। अब इसके बाद मैप नहीं बना। देखिए हमारे भारत में जब आप पंजाब के पास जाइएगा तो पंजाब के पास जो पंजाब की नदियाँ देखने को पड़ता है, पंजाब क्या कहते हैं, 5 नदियों का देश कहते हैं पंजाब, बोलते हैं ना जी। लेकिन वो 5 नदियों का देश नहीं है, बल्कि 5 नदियों के द्वाब का राज्य पंजाब कहा जाता है। जैसे कि 2 नदियों के मिलने से द्वाब से क्या होता है, उसको द्वाब क्षेत्र कहते हैं। जो जहाँ पे 2 नदियाँ एक दूसरे के बीच में जाए, उनके बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र उसको क्या कहते हैं, द्वाब। उसी की तरह 6 नदियाँ मिलती है ना तो 5 को द्वाब बनाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, पंजाब कहते हैं। जिसमें सबसे पहला है सिंधु सागर द्वाब, उसके बाद चज द्वाब जिसके बारे में आपको बता चुका, उसके बाद चज के बाद क्या है, रचना द्वाब, बाड़ी द्वाब, बिष्ट द्वाब। ये 5 द्वाबों के बारे में बता भी चुका हूँ और आप लोगों को लिखवा भी चुका हूँ, क्योंकि अब हम नदियों में चल रहे हैं तो बेसिकली इसमें थोड़ी बहुत जानकारी लेते चलेंगे। तो देखिए हमारी जो सिंधु नदी है ये निकलती है कैलाश पर्वत के, किधर से, आप देखिए कैलाश पर्वत के उत्तर के एक जगह, छोटा सा जगह जिसका नाम है बोखरचू। क्या नाम है, बोखरचू से वो निकलती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। और जैसे ही सिंधु नदी भारत में प्रवेश करती है तो एक दंगचोग नामक स्थान है, क्या नाम है, लद्दाख का दंगचोग नामक स्थान से वो भारत में प्रवेश करती है। और उसके आगे जैसे ही आती है ना तो ये भारत में 2 पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से एंट्री करती है, जिसमें एक होती है लद्दाख श्रेणी और एक होती है जास्कर श्रेणी। लद्दाख और जास्कर के बीच से जाती है, तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है। और जब लद्दाख और जास्कर से बीच से गुजरती है तो एक जगह लद्दाख श्रेणी को ये काटती है, तो वो जो काटती है उस स्थान का नाम है बुंजी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये बुंजी नामक स्थान पे क्या करती है, उसे काटती है। और काटने के साथ ही यहाँ पे एक बहुत ही गड्ढा खड बनाती है, जिसको क्या कहते हैं, बुंजी नामक खड कहिए, चाहे सिंधु नदी की खड कहिए। ये भारत का सबसे गढ़ा खड है। क्या है, सबसे गड्ढा खड है। और यही खड बनाने क्रम में पहाड़ को एक तिरछा ऐसे काट देती है, जिस कारण से एक बहुत ही बड़ी खड़ी ढाल यहाँ पर निर्मित हो जाती है, जो विश्व की सबसे बड़ी खड़ी ढाल है। जो क्या है, जो पूरे विश्व की
सबसे बड़ी खड़ी ढाल है, जिसको किस नाम से जानते हैं हम? राकापोसी ढाल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? राकापोसी ढाल के। ठीक है, याद रखिए। फिर यहीं से ये नदी आगे बढ़ते बढ़ते जैसे आती है तो ऊपर से देखिएगा, जम्मू कश्मीर में ऊपर से एक नदी आती है और इसमें मिलती है, जो कि बेसिकली पीओके के आसपास से आती है, जिस नदी का नाम है श्योक नदी। तो ये श्योक नदी आके मिलती है। उसकी उद्गम स्थल का नहीं पूछते, क्योंकि भारत की नदियाँ नहीं है। भारत की सभी नदियों का उद्गम स्थल मैं बताऊंगा, पाकिस्तान का कोई खास नहीं है। तो बेसिकली पाकिस्तान के क्षेत्र से एक नदी आके मिलती है। पूछ देता है कभी कभी कि क्या पूछता है, देखिए पूछेगा कि सिंधु की उत्तर से मिलने वाली सहायक नदियों का नाम बताएं, तो उसमें एक नदी है श्योक नदी, जो पाकिस्तान से आके मिलती है। और उसके बाद थोड़ा सा आगे आइएगा तो एक छोटा सा क्षेत्र क्या है? दर्दिस्तान। अब ये दर्दिस्तान क्यों है? क्या यहाँ किसको दर्द हो गया था दिल में मेरे, दर्द डिस्को वाला, कि यहाँ दर्दिस्तान बन गया, भगवान जाने। तो ये जो दर्दिस्तान नामक स्थान है, ये भारत का अंतिम छोर है। यही दर्दिस्तान नामक स्थान से भारत को छोड़ के सिंधु नदी पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। कहाँ इंटर कर जाती है? पाकिस्तान में इंटर कर जाती है। और ये बहते बहते पाकिस्तान में सीधे आके क्या करती है? अपना जल अरब सागर में गिराती है। लेकिन जैसे दर्दिस्तान के आगे पहुंचिएगा, एक और नदी जो कि काबुल नाम से जानी जाती है, अफगानिस्तान से निकलती है काबुल नदी, ये होते हुए सीधे आती है और कहाँ आके मिल जाती है? सिंधु नदी में मिल जाती है। और उसके बाद आइएगा तो बेसिकली एक और नदी है कुर्रम नदी, जो भी आगे कहाँ मिल जाती है? सिंधु में। और आप अगर ऋग्वेद में पढ़िएगा तो काबुल को ही कुर्रम के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी छोटी उसकी वितरिकाएँ हो गई हैं। और तब क्या होता है, उसके बीच में जल जम जाने का क्या होता है? वितरिकाएँ हो गई, तो काबुल अलग और कुर्रम अलग हो गई है। इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो देखिए क्या है? गोमल है। ये गोमल नदी भी पाकिस्तान में ही चलती है और पाकिस्तान में ही आके समाप्त होती है। अतः ये भी निकलती है और आगे क्या होती है? इधर ही कहीं सिंधु नदी में मिल जाती है। तो अगर पूछे कि उत्तर से कितनी ऐसी नदियाँ जो क्या करती है? सिंधु में अपना जल गिराती है, तो सबसे पहला कौन सा होगा? श्योक, उसके बाद काबुल, फिर कुर्रम और गोमल। कोई दिक्कत नहीं ना है? होना भी नहीं चाहिए। अगर मेरे क्लास में दिक्कत हो तो कहाँ से चलेगा फिर? तो मुँह सुखा के मत बैठिए सुथनी की तरह, थोड़ा सा ही अच्छा नहीं लगता है। थोड़ा सा मुंह पे रौनक रखिए ताकि लगे कि आप समझ रहे हैं। तो ऐसे सुखा के रखते जैसे जा बुझा ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं ना है। तो थोड़ा सा ध्यान से ऐसे गाल पर हाथ मत रखिए। मैडम तनी टाइट होकर बैठिए। बिहार पुलिस में जाइएगा, रोड पे खड़ा रहना है, तो हेंग लुटाइएगा तो पता चलेगा आपको निकाल के भगा देगा सब। ठीक है, आगे देखते हैं। तो अब हम देखें कि भारत की कितनी ऐसी नदियां हैं जो सिंधु के साथ जाके क्या करते हैं? सिंधु में विलीन हो जाती है। सिंधु की सहायक नदी है। तो इसमें सबसे उत्तर में हम देखेंगे भारत में तो एक झील है, जम्मू कश्मीर में झील है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारे झील है, जिसमें डल झील, बुलर झील, नाग झील, शेषनाग झील और भी बहुत सारे हैं। तो उसी में एक झील है बेरी नाग झील। कौन सा झील? बेरी नाग झील, जो हिम निर्मित झील है। उसी बेरी नाग झील से एक नदी निकलती है, जिसको क्या करता है? बेरी नाग झेलता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? झेलम। ये झेलम नदी आती है और क्या होती है? इसको आगे देखेंगे, पहले झेलम नदी के बारे में। ये वही झेलम नदी है जिसके किनारे सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था। कब? 326 ईस्वी पूर्व में। और उसे वितस्ता का युद्ध या हाइड्रेस्पिच का युद्ध या फिर झेलम के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी ऋग्वेदिक कालीन के क्वेश्चन में पूछ देता है कि किस नदी का प्राचीन नाम वितस्ता नदी था? तो इसी झेलम का नाम क्या था? वितस्ता। बाद में क्या हो गया? झेलम। और यही झेलम नदी धीरे धीरे आती है और झंग नामक स्थान पे किससे मिल जाती है? एक नदी है चंद्र और भागा, जिसे हम चिनाब के नाम से जानते हैं। चिनाब नदी में आके मिल जाती है। अब आते हैं चिनाब नदी के बारे में। देखिए, चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है? चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। लेकिन अगर लंबाई की बात करें तो ये सतलज से भी कम हो जाती है। लेकिन देखिएगा कि सतलज क्या होती है कि बेसिकली यहाँ के इसी चिनाब में मिल जाती है। अतः सतलज का वैल्यू, सतलज की लंबाई देखिएगा तो 1410 है, जबकि इसका 986 या 960 के आसपास है लगभग। इनकी लंबाई नहीं पूछता है, इसलिए मैं इसकी लंबाई की चर्चा भी नहीं कर रहा हूँ। तो इतनी है। तो देखिए, ये जो चिनाब नदी है, ये एक स्थल नहीं 2 स्थलों से निकलता है। आप देखिएगा कि जम्मू का हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, बड़ा लच्छा दर्रा, जो किसको किसको जोड़ता है? लेह को मनाली से। सुने है ना? तो बड़ा लच्छा दर्रा के दक्षिण में एक जगह है, जो छोटा सा क्षेत्र है, उसको कहते हैं भागा। और उसके ऊपर है चंद्र। तो चंद्र से एक नदी निकलती है चंद्र नदी, और भागा से निकलती है भागा। यही चंद्र भागा जब आगे आके मिल जाती है, ये बहुत बार सवाल पूछा है कि पूछा है कि चिनाब नदी किन दो नदियों के मिलने से होता है? तो चंद्र और भागा। तो यही चंद्र नदी और भागा नदी जब आके आगे मिलती है तो उसे किस नाम से जानते हैं? उसे हम चिनाब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। तो ये भूलिएगा मत, ठीक है?
चिनाब नदी के। तो चंद्र और भागा के मिलने से क्या बनता है? चिनाब। और यही चिनाब नदी आगे आती है जिसमें आके कहाँ, झंग नामक स्थान पे झेलम नदी मिल जाती है। झेलम कहाँ मिलती है? झंग में। कितना आसान तो है, झेलम मिलती है झंग में, ठीक है। बेचारा झेलम का जिंदगी झंड हो गया हो तो झंग में आके मिल गई, तो चलो यहीं से मिल जाती है। तो किस में मिल जाती है? चिनाब नदी में। अब ये चिनाब नदी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, फिर मुल्तान के पास आके इससे एक और नदी मिल जाती है, उस नदी के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा और देखिएगा तो बारालच्चा के नीचे एक और पास है जिसको क्या कहते हैं? रोहतांग पास। ये लाहुल और स्फीति का द्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाहुल और, मतलब कि आपको यहाँ से लाहुल स्फीति घूमने जाना है तो बेसिकली इसी रोहतांग पास से जाना पड़ता है, जो भी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ही स्थित है। और उस दिन दर्रे में चल रहे थे हम लोग, तो इसी को मैं भूल जा रहा था। यही जो रोहतांग पास था मैं इसको भूल जा रहा था, बाकी का आपको सब बता दिया था। तो ध्यान रखिए, इसी रोहतांग पास के उत्तर में एक कुंड है, ब्यास कुंड, जिससे निकलती है ब्यास नदी, जो किसकी सहायक नदी है? सतलज की सहायक नदी है। और इसी के कहाँ से? उत्तर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? रावी नदी। और ये रावी नदी भी आके क्या करती है? मुल्तान में आके किससे मिल जाती है? चेनाब से आके मिल जाती है। अतः इसकी भी किस्से कोई खास नहीं है, यहीं पे इसका किस्सा समाप्त करते हैं। आगे हम चलते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि एक नदी और है जो भारत से निकलती है। ध्यान दीजिए, ये जो आपकी ब्यास नदी दिख रही है, इसको मैं बाद में करता हूँ झेलम की, ब्यास को समझ लीजिए। ये देखिए, ये सिंधु की सहायक नदियों की बात करें तो एकमात्र ऐसी नदी है जो भारत से ही उद्गम होती है और भारत में ही समाप्त हो जाती है। और बहुत बार ऐसा सवाल पूछा है कि कौन सी भारत की नदी है, सिंधु की सहायक नदी है, जो भारत से ही शुरू होती है और भारत में ही जाके क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो ये है हमारी ब्यास जी। कौन सी है? ब्यास जी। और ये कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्यास कुंड से। और कहाँ? रोहतांग पास के दक्षिण से, रोहतांग पास के दक्षिण से ये निकलती है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ी सी और आगे, तो यहाँ पे देखिए ये है कैलाश मानसरोवर। कैलाश मानसरोवर के ऊपर एक बोखरछू झील है जिससे निकलती थी सिंधु। और इसी कैलाश मानसरोवर के नीचे एगो और झील है जिसका नाम है राकसताल झील। क्या है? राकसताल झील। और ये बार बार सवाल पूछेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी राकसताल झील से एक नदी निकलती है जिसे हम लोग सतलज के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ से निकलती है? कभी कभी सवाल पूछ देता है कि भारत की सिंधु की, मतलब भारत की कौन सी नदियाँ, कितनी ऐसी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है, हिमालय से नहीं, तिब्बत से निकलती है और भारत में आके समाप्त होती है। तो याद रखिए, तिब्बत से निकलने वाली में एक तो आपकी निकली कौन सी? सिंधु नदी। दूसरी आपकी ये है सतलज। और तीसरी ब्रह्मपुत्रा नदी है जो कहाँ से निकलती है? फिर जो निकलती है तिब्बत के क्षेत्र से। बेसिकली कहाँ से निकलती है? तिब्बत के क्षेत्र से। अतः इसको पूछता है कि कौन सी ऐसे नदियाँ भारत में आने वाली हैं जो कहाँ से निकलती है? तिब्बत से। तो याद रखिएगा, एक है सिंधु, दूसरी सतलज और तीसरी ब्रह्मपुत्रा नदी। इसके सिवा कोई ऐसी नदी नहीं है जो वहाँ से निकलती है, ठीक है। इसके बाद नेपाल से निकलने वाली नदियाँ है, बृहद हिमालय से निकलती, तो भारत से निकलती है उत्तराखंड के गंगोत्री से, यमुनोत्री से, गंगा यमुना, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अब देखिए, जैसे ही ये नदी चलती है ना, तो भारत में जब प्रवेश करती है ना, तो भारत में एक दर्रे से प्रवेश करती है जिसे शिव किला दर्रा के नाम से जानते हैं। और ये भी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। शिव किला दर्रा हिमाचल प्रदेश के कहाँ है? शिमला में स्थित है। जो क्या करती है? शिमला को लेह से जोड़ती है। शिमला को किससे जोड़ती है? लेह से जोड़ती है। ध्यान रखिएगा, ये शिव किला दर्रा, जब ये नदी शिव किला दर्रा से प्रवेश करती है ना, तो यहाँ पे एक काट के गड्ढा बना देती है। क्या बनाती है? गड्ढा बनाती है, जिसे हम गॉर्ज के नाम से जानते हैं। अतः इसे हम कहते हैं शिव किला गॉर्ज। क्या कहते हैं? शिव किला गॉर्ज के नाम से जानते हैं। किस गॉर्ज से नाम जानते हैं? तो आपसे कभी कभी सवाल पूछ देगा कि शिवकिला गॉर्ज कौन सी नदी बनाती है? सतलज नदी। कहाँ बनाती है? हिमाचल प्रदेश में। ये ध्यान रहे, कोई दिक्कत? और हिमाचल प्रदेश कहाँ? शिमला में। ध्यान रहेगा कन्फर्म। अब ध्यान दीजिए, यही जब आती है धीरे धीरे आगे बढ़ के, तो यही सतलज नदी में एक हरिके नामक स्थान पे ब्यास नदी आके इससे क्या हो जाती है? मिल जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यही ब्यास नदी के पास से एक नहर निकली है। यही जो हरिके बांध है ना, यहाँ पे हरिके जो नामक स्थान है, यहीं पे एक बांध बनाया गया जिसको किस नाम से जानते हैं? जिसको हरिके बांध के नाम से जानते हैं। कौन से बांध के नाम से जानते हैं? हरिके बांध से। और यही हरिके बांध से विश्व की सबसे लंबी नहर, कौन सी नहर? विश्व की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर
निकलती है। इसी हरिके बांध से क्या निकलती है? विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी नहर? इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अतः ये इंदिरा गांधी नहर विश्व की क्या है? सबसे लंबी नहर है। और इसे बनाया गया इसलिए क्योंकि पंजाब के क्षेत्र में लगातार आप देखिएगा कि जो क्या बोलते हैं उसको, थार मरुस्थल था, वो लगातार बढ़े जा रहा है यूपी की तरफ। यूपी की तरफ राजस्थान में लगातार यूपी की तरफ बढ़े जा रहा है। अतः यूपी के बढ़ने के कारण क्या था कि उसको रोकना था। अतः उसे रोकने के लिए क्या किया गया? इधर के क्षेत्र को सिंचाई बनाया गया और उसी के लिए नहर बनी, जिसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी नहर। क्लियर? तो ये हमारा है सिंधु नदी का अफवाह तंत्र। क्या है? सिंधु नदी अफवाह तंत्र। अब हम चलेंगे किस में? गंगा नदी अफवाह तंत्र तक। ठीक है, वो अपना वीडियो देख के क्लियर कर लेगा लोग। चलिए बॉस, तो अब हम शुरू करते हैं किसकी यात्रा? अब शुरू करते हैं गंगा की यात्रा। और अगर गंगा की यात्रा आपने कर ली तो समझिए कि उत्तर भारत की जितनी नदियां हैं सब एक ही बार में खत्म। उसके बाद कहीं आपको अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ा मैदानी क्षेत्र यही है, गंगा। दिख रहा है ना पूरा बोर्ड, यहाँ से शुरू होते हुए ये पूरा का पूरा जितने भी इसमें नदियाँ लिखी गई है सबकी सब क्या है? इसकी सहायक नदी। हाँ, आपको क्या लगता है गीत ही चुके हैं? उत्तराखंड से चलते चलते आती है और पश्चिम बंगाल में जाके गिरती है, जिसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है, मीटर नहीं है। तो 2525 किलोमीटर की चर्चा हो रही है तो थोड़ा बहुत तो होगा नहीं, बेसिकली क्या होगा? थोड़ा ज़्यादा होगा। अतः अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद बढ़िया से क्या करते हैं? समझ भी लेते हैं, ताकि क्या हो कि इसके बाद हमें इसकी ज़रूरत ना पड़े। और एक ही बार में पूरी गंगा ही नहीं, सब खत्म। चलिए हम शुरू करते हैं। हेलो, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ हमारी गंगा निकलती है क्या बोलते हैं? गंगोत्री ग्लेशियर से। और ये है उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। तो जब ये उत्तराखंड में गंगोत्री निकलती है तो इसे गंगा के नाम से नहीं जानते हैं, इसे भागीरथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? भागीरथी से। और इसकी एक छोटी सी कहानी है, तो मैं और कहानी ना चले तो होगा नहीं, ताकि कहानी समझिएगा तो दिमाग पे रहेगा। देखिए हुआ क्या था कि जो भागीरथी जी के पुत्र थे उनके 60 बेटे थे। कितने बेटे थे? 60। और एक महान राजा भी थे वो। अतः उन्होंने एक यज्ञ कराया जिसको अश्वमेघ यज्ञ कहा जाता है। और यज्ञ कराने के बाद उन्होंने अपने घोड़े को छोड़ दिया। घोड़े को छोड़ा तो कहा जाता है कि जब घोड़ा छोड़ा गया तो कुछ दैत्यों ने उनके घोड़े को पकड़ लिया और पकड़ के छुपा दिया। अब जब राजा को पता चला कि उनके घोड़े को किसी ने पकड़ लिया है तो उन्होंने अपने 60 पुत्रों को भेजा कि जाओ घोड़ा को ढूंढ के लाओ। तो 59 पुत्र एक साथ गए, जबकि भागीरथी जी अलग दिशा में चले गए। तो जाते जाते अब जा रहे थे तो राक्षस समझ गए कि अब निकले हैं तो हमें ये मार देंगे। अतः उन्होंने क्या किया कि हिमालय के क्षेत्र में एक ऋषि थे, वो वहाँ पर बैठ के तप कर रहे थे, उन्हीं के पास ले जाके घोड़ा छोड़ दिया गया। अब जब उनके, क्योंकि 60 बेटों में से तो एक तो भागीरथी जी साइड चले गए थे, अतः 59 बेटे एक बैग वहाँ पर पहुँचे और उन्हें लगा कि ये ऋषि ने ही इस घोड़े को क्या किया है? छुड़ाया है। अतः ऋषि को वो जाके जबरदस्ती बोलने लगे और उन्हें मारने लगे। कहा जाता है कि वो तप में लीन थे और जाते जाते पीछे से उनका क्या किया गया? पीठ पे 2-3 लात मार दिया गया कि तू ऋषि हो कि मेरा घोड़ा कैसे पकड़ लिया। क्योंकि बेटे जिनके 60 बेटे, वो समझ रहे उनका पावर कहाँ होगा? 7वें आसमान पे पावर था। वो किसी को देख रहे हैं? सबको पीटते चल रहे हैं। कहा जाता है कि वो ऋषि तपोबल में बहुत महारत हासिल था। उस ऋषि का नाम मत पूछेगा, ना ही भागीरथ जी के पिता के और 60 भाइयों का नाम पूछेगा, मुझे याद किसी का नहीं है। मैं भागीरथी जी का नाम जानता हूँ क्योंकि इन्हीं से संबंधित है। अतः क्या कि लोग जाके मारने लगे ऋषि को। अब ऋषि जी खिसिया के उठे, कहें कि एक तो तुम हमारा तपस्या भंग कर दिया, उस पे से तुम हमें मार रहे हो। तुमने देखा कि मैंने तुम्हारे घोड़े को छुड़ाया, लेकिन अब तुम्हें मारा है तो तुमने मेरे शरीर की क्रोधाग्नि को जगा दिया, जिसे मैं बहुत पहले से क्या किया हूँ? दबा के बैठा हूँ। अतः अगर मैं सही में तप किया हूँ और भगवान मेरे तप से प्रसन्न है तो मैं जल छिड़कता हूँ और तुम सबको भस्म करता हूँ और तुम सब भी क्या हो जाओगे? भस्म। कहा जाता है कि जल लेते हैं और मंत्र पढ़ते हैं और सबके ऊपर फेंकते हैं। वहाँ 59 के 59 पुत्र उस राजा के जल के भस्म हो जाते हैं। एक बचे रह जाते हैं, कौन? भागीरथ जी। अब उनके पिताजी जो कि बहुत महान राजा थे, अब वो शोक में चले जाते हैं। जानते हैं किस लिए शोक में चले जाते हैं? कि बताओ, जिसके 60 पुत्र है, 60 पुत्र के 60 पुत्र की पिता को अग्निपुत्र देता है ना, और उनके 60 पुत्र 59 पुत्र मारे गए, उनका कोई क्रियाक्रम नहीं हुआ और ना ही उनके साथ क्या हुआ? जो भी विधि विधान होना था कुछ नहीं हुआ, सबके सब वहीं पे भस्म हो गए, ना किसी को आग देने का मौका मिला। अब उनकी आत्मा को शांति कैसे मिली? क्योंकि 59 पुत्र थे, 59 की आत्मा की शांति की बात थी।
अतः भागीरथी जी के पिता ने कहा कि आप जाइए और किसी तरह तप कीजिए, उन सठों को क्या कीजिए, आत्मा को शांति दिलाइए। तो यही भागीरथ जी हिमालय के तराई क्षेत्रों में आके तपस्या करना शुरू करते हैं उनकी आत्मा की शांति को। और तपस्या करने के बाद जब ये तपस्या करते हैं, घोर तपस्या, तो कहा जाता है कि भगवान विष्णु कहते हैं कि अगर गंगा में आपके भाइयों की अस्थि बहा दी जाए तो क्या हो जाएंगे, वो मुक्त हो जाएंगे इस दुनिया से। अतः यही कहा जाता है। और उनको क्या किया जाता है, गंगा में उनकी अस्थियों की बहाने की बात होती है। लेकिन दिक्कत ये थी कि गंगा धरती पे नहीं थी, गंगा कहाँ चल रही थी, स्वर्ग में चल रही थी। अतः उनको धरती पे उतारना था, तो विष्णु ने कहा इसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। तो बहुत घोर तपस्या की गंगा माँ की। तो कहा जाता है कि गंगा प्रकट हुई, और प्रकट होने के बाद कहा कि ठीक है, मैं आने को तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी धारा इतनी तेज है कि अगर मैं धरती पे उतरी तो पूरे धरती का विनाश हो जाएगा। अतः आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे क्या हो कि धरती का विनाश भी ना हो और आपके भाइयों का क्या हो, मतलब अस्थियां भी प्रवाहित हो जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है माँ, जब आप कह रही हैं तो मैं देखता हूँ। अब वो सारे भगवान के पास चले गए, कोई भगवान इसको सुनने के तैयार नहीं थे कि गंगा की बाढ़ को कौन रोके। अतः एक ही व्यक्ति थे जो उसे रोक सकते थे, वो थे महादेव। अतः उन्होंने महादेव का तप करना शुरू किया। तो महादेव ने कहा कि जाओ कहो गंगा से कि मैं हिमालय पे हूँ, कैलाश पर्वत वहीं हिमालय पे होता है, कि मैं यहीं पे बैठा, उनसे कहिए कि आप आए अपना लेके। तो ऊपर से इतना तेज चली थी कि जैसे लगा कि पूरे धरती का विनाश कर देंगी। लेकिन कहा जाता है कि महादेव ने अपने जटा खोला और जटे के अंदर ही क्या किया, उनको बांध दिया। अब बांध दिया, वो ना निकल पा रहे थे ना कुछ। फिर इन्होंने कहा कि अगर महादेव आप उन्हें बांध दीजिएगा तो फिर मेरे भाइयों की अस्थि का विसर्जन नहीं हो पाएगा, अतः आप क्या कीजिए कि उन्हें बाहर आने दीजिए। तो कहा जाता है कि उसमें से एक जटा उन्होंने खोली थी, और उसी एक जटा से जो निकलना जलधारा शुरू हुई थी उसी को गंगा जलधारा कहते हैं, जो भारत में अभी बहती है। और उनके भाइयों का क्या हो गया, क्रियाक्रम संपूर्ण हो गया। और आज भी हमारे हिंदू मान्यताओं में है कि अगर किसी भी व्यक्ति की अस्थि को गंगा में बहा दिया जाता है तो कहा जाता है कि वो इस जीवन से मुक्त हो जाता है। सुने ना, इसीलिए हम अपने घर के जो भी परिजन गुजरते हैं उनकी अस्थि कहाँ बांधे जाते हैं, गंगा नदी के किनारे में। ठीक है, तो हम लोग घाघरा में बहा देते हैं और घाघरा बहते बहते कहाँ चली जाती है, गंगा में मिल जाती है। तो बेसिकली वो बताऊंगा घाघरा नदी जब छपरा में आऊँगा, छपरा है ना इधर, ये पर छपरा भी है, तो छपरा में आऊँगा तो बताऊँगा। और यहाँ क्या है, हाजीपुर भी है, ये नाम थोड़ा सा छूट गया था। ठीक है, क्या चाहते हैं आप, जीने नहीं दीजिएगा, ये निपसा में सही में है, लग रहा है हमको। बार पहले तो आप अंदर घुसिए पूरा, हाँ तो डिस्टर्ब कर रहा है तो कम से कम अंदर घुसिए, आप डिस्टर्ब मत कीजिए। और मैं एक ही बार समझाऊंगा, तो अगर आप बात करने में बिजी होते हैं तो मैं दोबारा उस पर ध्यान नहीं दूंगा। ध्यान रखिए, तो जब यहाँ से निकली तो गंगा माँ ने आशीर्वाद दिया कि बेटा तुमने मुझे धरती पे लाया, अगर मैं जहाँ से निकलती हूँ तब भी मुझे गंगा के नाम से जाना जाएगा, और जहाँ समाप्त होने जाऊँगी तब भी आपको, जहाँ से मैं उतरती हूँ तब मुझे भागीरथी के नाम से जाना जाएगा, और जहाँ मैं समाप्त होंगी तो भी मुझे भागीरथी के नाम से ही जाना जाएगा। और तब गंगा जब चलती है तो यहाँ गंगोत्री से गंगा ही होती है, लेकिन भागीरथी के नाम से चलती हुई है, आगे बढ़ती है। और कहाँ, देव प्रयाग में जब आती है तो इसका नाम गंगा होता है। लेकिन ये जब निकलती है तभी इस गंगा नदी में एक छोटी सी नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, भील गंगा। और ये भील गंगा जहाँ मिलती है वहीं पे एक स्थान है, टिहरी नामक स्थान है, और वहीं टिहरी नामक स्थान पे विश्व का सबसे ऊंचा बांध, विश्व का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है, जिसकी हाइट ऊंची नहीं है। बेसिकली वो क्या है ना कि पर्वतों के ऊपर बांधा गया, अतः उसकी हाइट क्या हो गई, बहुत ऊंची हो गई, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, विश्व का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। जबकि विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन है, भाखड़ा नांगल बांध है, जिसकी चर्चा हम करेंगे जब जरूरत होगी तब। आगे चलते हैं, तो यही नदी जब गंगा बहते बहते आती है तो यहाँ एक क्षेत्र है देवप्रयाग, इसके बाद ये गंगा कही जाने लगती है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने से पहले इस देवप्रयाग के ऊपर आने वाली अलकनंदा नदी की भी जर्नी देखनी जरूरी है। तो चलते हम अलकनंदा की नदी की जर्नी में। तो ध्यान से देखिएगा कि अलकनंदा नदी सतोपथ हिमनद से निकलती है। कहाँ से निकलती है, सतोपथ हिमनद बद्रीनाथ से निकलती है। और इसी अलकनंदा नदी के किनारे कौन सी स्थित है, बद्रीनाथ स्थित है। अलकनंदा और बद्रीनाथ मूवी भी देखे होंगे, अलकनंदा बद्रीनाथ पिक्चर ही है, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आप पिक्चर देखने में मास्टर है तो देखते होंगे। तो बद्रीनाथ से निकलती है अलकनंदा, जो कि कौन सी हिमनद से है, सतोपथ हिमनद से। तो कभी कभी पूछ देते हैं कि अलकनंदा किस हिमनद से निकलती है, तो सतोपथ हिमनद से। जब ये निकल के थोड़ा दूर आगे आती है, सभी के सभी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। तो जब ये निकल के कुछ दूर आगे आती है तो एक जगह है विष्णु प्रयाग, जहाँ क्या आके एक नदी आके मिलती है। कौन सी नदी, धौली गंगा। तो ये कौन सी जगह होती है, विष्णु प्रयाग में दोनों आके मिलती है। तो कभी कभी ये सवाल पूछ देता है कि विष्णु प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है। तो याद रखिएगा, धौली गंगा और अलकनंदा के मिलने से क्या बनती है, विष्णु प्रयाग।
ऐसे ही धीरे धीरे थोड़ा सा और नीचे आती है तो फिर एक नदी इसमें आके मिलती है, नाम होता है नंदाकिनी। और जहाँ नंदाकिनी मिलती है आके किस में, अलकनंदा में, अतः उसे हम नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। और ये बहुत बड़ा क्वेश्चन पूछा गया कि नंद प्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है, तो नंदाकिनी और अलकनंदा। क्लियर। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे आइएगा तो एक और नदी पिंडार नामक की नदी आके मिलती है कर्ण प्रयाग में। अतः एक सवाल ये भी पूछ देता है कि ये बताइए कि जब पिंडार नदी और अलकनंदा नदी मिलती है तो कौन से स्थान पे मिलती है, चाहे जब मिलती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो जब मिलती है तो किसी नाम से, चाहे कौन से स्थान की बात करें तो उसे किस नाम से जानते हैं, कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। और यहीं पे कहा जाता है कर्ण बैठ के तपस्या कर रहे थे, इसी नदी में बहते बहते कर्ण आए थे। ठीक है, कहा जाता है उनकी माँ ने उन्हें बहा दिया था। अब आगे थोड़ा सा और आइएगा, इसकी कहानी मैं बाद में बताऊंगा। थोड़ा सा और आगे आते हैं तो एक जगह और एक नदी आके मिलती है, जिसको कौन सी जगह मिलती है, रुद्रप्रयाग में। ये नदी होती है कैलाश क्या बोलते हैं, केदारनाथ से निकलने वाली नदी। इसका नाम है मंदाकिनी। जब आप केदारनाथ घूमने जाइएगा तो केदारनाथ के ठीक पीछे से एक नदी निकलती है जो केदारनाथ हिमनद से निकलती है, तो उसका नाम क्या है, मंदाकिनी नदी। और जब जाइएगा महादेव के मंदिर घूमने, बड़ा लोगों का स्वप्न है, लोग कहते हैं माई ड्रीम विथ केदारनाथ, और जाते हैं घूमते अच्छे अच्छे पोस्ट करते हैं, क्योंकि पूरा हिमालय के बीच में एक महादेव का मंदिर बना हुआ केदारनाथ, बहुत खूबसूरत मंदिर है। और उसी मंदिर के बारे में जान लीजिए कि बाढ़ आया था शायद 2016 या 17 के आसपास में, 13 में आया था, बड़ा भयंकर बाढ़ आया था। उसने पूरे उत्तराखंड को तहस नहस कर दिया था, डूबा नहीं था। कहा जाता है कि बादल फट गया था और उसने पूरे उत्तराखंड को तहस नहस कर दिया था। लेकिन एकमात्र यही जो केदारनाथ मंदिर था ये हिला तक नहीं था वहाँ से। क्यों? कहा जाता है कि एक भीम जो थे वो शंकर भगवान की तपस्या कर रहे थे, तो शंकर भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था। तो उन्होंने भी कहा था कि जिस दिन आपके मंदिर की जरूरत होगी मैं आपके मंदिर के पीछे आके खड़ा हो जाऊंगा और आपके मंदिर को कुछ नहीं होने दूंगा। और देखिए कि जब ये नदी बह रही थी और निकला था तो एक बहुत बड़ी शिला आके उस मंदिर के पीछे आके खड़ी हो गई थी। और तब मंदिर के पीछे खड़ी हो जाने के कारण क्या होता है कि पूरे जो बाढ़ की पानी थे वो दो रास्तों में मुड़ गए थे और उस मंदिर का एक खरोच तक नहीं हुआ था, जबकि पूरा का पूरा उत्तराखंड बह गया था। लाखों लाख लोग मरे थे रेस्क्यू टीम में। और इसकी मूवी भी दिखाई है, सुशांत सिंह राजपूत की बनी पिक्चर है, देखिएगा, केदारनाथ मूवी का नाम है, उसमें इस पूरा सीन दिखाया गया है। तो जब ये बह रहा था ना तो वही मंदिर जो पीछे पहाड़ आके गिर गया था उस पत्थर का नाम था, क्या नाम रखा गया, भीमशिला कहा गया, जो आज भी वहाँ उपस्थित है। ठीक है, जिससे मंदिर बचा हुआ है बेसिकली। और ये कह सकते हैं कि उस समय के आर्किटेक्चर लोगों का भी कुछ कमाल है कि उतने पुराने पुराने मंदिर और मस्जिद नहीं बनते, जबकि आज के हम आधुनिक युग के बनाए घर जिसमें बड़े बड़े पिलर डालते हैं और सब के सब आंधी तूफान चाहे कुछ आ जाए बढ़िया भूकंप तो सब के सब उखड़ जाते हैं। जबकि हम भूकंप रोधी बनाते हैं। तो आज के आर्किटेक्चर अच्छे थे कि पीछे के वो समझिए देखने से पता चलता है। ठीक है, अब यही केदारनाथ नदी जब आती है ना तो आके अलकनंदा में मिल जाती है। तो जब केदारनाथ अलकनंदा मिलती है ना तो इसे रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? रुद्रप्रयाग नामक स्थान पे मिलती है। तो कभी कभी पूछ देता है कि रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के मिलने से बनता है, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी के मिलने से क्या बनता है, रुद्रप्रयाग। और इसके बाद फिर ये अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, अब इसके बाद देवप्रयाग में आके मिलती है भागीरथी नदी और अलकनंदा नदी। जैसे ही देवप्रयाग में आके मिलती है अब इसका नाम हो जाता है क्या, अब यहीं से ये गंगा नाम से आगे बढ़ने लगती है। किस नाम से आगे बढ़ने लगती है? गंगा नाम से। और यहीं से इसको गंगा नाम से जानते हैं। देवप्रयाग के बाद इसे गंगा नाम से जानते हैं, इधर इसे भागीरथी के नाम जानते हैं। क्यों? मैंने बता दिया। अब जैसे ही बढ़ते बढ़ते आगे आती है तो कन्नौज नामक स्थान पे एक नदी आके मिलती है, जो कहाँ से निकलती है, गढ़वाल जिला उत्तराखंड से निकलती है। इस नदी का नाम रामगंगा नदी है। और इस नदी की खासियत के बता दूं कि जो सबसे भारत का पहला क्या था, नेशनल पार्क था, जिसे हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे। बाद में जिम कॉर्बेट उसके संरक्षक बन गए, अतः उसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। उसी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से ये नदी निकलती थी। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। अब क्या किया गया है कि उस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के इसी नदी के नाम पे क्या रख दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क। तो ये ध्यान रखिएगा, हाल फिलहाल का है। तो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीचों बीच से कौन सी नदी निकलती है, तो कौन सी नदी निकलती है? रामगंगा। अब उसकी के नाम पे उसका नाम क्या हो गया, रामगंगा नेशनल पार्क। तो याद करने का झंझट खत्म। ये तो सरकार कभी कभी अच्छा काम कर देते, नहीं तो याद करना पड़ता था हेली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और पूछेगा आपसे कि भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन था, उसे किस नाम से जाना जाता था, तो आप अब कहिएगा कौन था, तो अभी रामगंगा कहेंगे। लेकिन उससे सबसे प्राचीन में रामगंगा को किस नाम से जाना जाता था, तो रामगंगा को पहले जाना जाता था जिम कॉर्बेट, और सबसे प्राचीन कहे तो हेली के नाम से जाना जाता था। क्या था? हेली नेशनल पार्क। अब कहाँ हेली ये मैं नहीं कहूँगा, जब आपका मन करे नाली पोखरा पोखरी में हिल जाइए। ठीक है, आगे चलते हैं।
तो थोड़ा दूर आगे आइएगा तो प्रयागराज में एक और नदी आके मिलती है जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। और इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फिर से बैक, इस नदी का नाम है यमुना नदी। कौन नदी है, यमुना नदी। तो अब हम गंगा की यात्रा को यहाँ रोक के थोड़ा सा यमुना को ख़त्म करते फिर आगे चलेंगे, तो चलते चलेंगे। तो आते हैं हम यमुना नदी के पे। तो ध्यान दीजिएगा कि उत्तराखंड के ही बंदरपुछ नामक स्थान पे क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है। क्या है, गंगोत्री ग्लेशियर है, सुन लीजिए, सॉरी यमुनोत्री ग्लेशियर, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। तो उत्तराखंड के बंदरपुछ नामक स्थान से एक यमुनोत्री ग्लेशियर है जहाँ से निकलती है कौन सी नदी, यमुना नदी, जो थोड़ी दूर आगे आती है। तो इसमें भी एक छोटी सी नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, टोंस। तो एक टोंस यहाँ है, एक टोंस आपको इधर भी मिलेगा जिसको दक्षिणी टोंस के नाम से जानते हैं। तो भुलाइएगा मत, एक टोंस नदी यहाँ के मिलती है किसमें, यमुनोत्री में। अब धीरे धीरे जैसे बढ़ते आती है तो एक और नदी आके इसमें मिल जाती है, नाम क्या है, हिंडन नदी। जो छोटी छोटी नदियाँ इनका कुछ बारे में नहीं पूछता, इनको पूछेगा कि यमुना की सहायक नदी है कौन से है, तो एक आपको टोंस मिला, दूसरा हिंडन नदी है जो कहाँ आके मिल जाती है, मेरठ के समीप आके। ये किससे मिल जाती है, यमुना से। अब इसके बाद आइएगा तो फिर इटावा में एक नदी आके मिलती है। अब इस नदी की भी अपनी छोटी मोटी स्टोरी है। तो इस नदी के पास चलते हैं। इस नदी को राजस्थान में श्रापित नदी के नाम से जानते हैं। कहा जाता है कि राजस्थान का एक राजा था जो जानवरों को मार रहा था और इतने अधिक जानवरों को मार दिया था कि उनके खून से जो नदी उत्पन्न हुई उसी को हमने कहा चंबल नदी। क्या कहा, चंबल नदी। जो चंबल नदी निकलती है कहाँ से, जनापाव पहाड़ी, मालवा के पठार में एक जनापाव छोटी सी पहाड़ी है, उसी जनापाव पहाड़ी से ये निकलती है। कहाँ है, मध्य प्रदेश के मऊ से जनापाव पहाड़ी से निकलती है और यहीं से ये चंबल नदी चलती है। तो ये चंबल नदी के बारे में जान लीजिए कि ये बाघेलखंड के पठार को, किसको, सॉरी बुंदेलखंड के पठार में खड्डा बनाती है। पूरे बुंदेलखंड को तहस नहस कर देती है, तोड़ देती है, पूरा बड़े बड़े खड्ड बना देती है, जिस खड्ड को हम बीहर के नाम से जानते हैं। और आपको बता दें कि इतने छोटे छोटे बितरिकाओं में बट के चलती है ना कि बहुत सारे बीहर बनाई हुई है। और इन बीहरों को हम क्या कहते हैं, डकैतों का बसेरा कहते थे। सभी जो जितने भी बड़े बड़े डकैत थे ना यहीं पर बसा करते थे, ठीक है। तो इसको बीहर के बागी के नाम से इनके डकैतों को क्या कहा जाता था, बीहर के बागी कहे जाते थे। ये कहाँ, ये कहाँ गया जी, चंबल नदी। इसमें अब इस चंबल नदी के ऊपर जान लीजिए कि इस पे 2-3 बांध भी बने हैं। एक बांध का नाम है राणा प्रताप सागर बांध, एक का नाम है जवाहर सागर बांध, इसको मैं दोबारा बताऊंगा लेकिन फिर भी समझ लीजिए, जवाहर सागर बांध, और एक का नाम है महात्मा गांधी बांध। अतः 3 बांध इस पे बने, चंबल पे पूछता है। और चंबल जैसे आगे बढ़ती है ना, अब चंबल की भी सहायक नदी की बात कर देता है। तो काकड़ापाड़ा पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है छिपड़ा नदी। क्या नाम है, यहाँ देखिए छिपड़ा नदी। ये छिपड़ा नदी क्या है, मैं इस साइड आके बता दे रहा हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। इस छिपड़ा नदी को क्या कहते हैं, ये छिपड़ा नदी ही वो नदी है जिसके समीप एक बड़ा ही फेमस शहर है, इसको क्या कहते हैं, उज्जैन शहर। तो पूछता है उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है, तो छिपरा नदी। और उज्जैन में ही एक बड़ा फेमस मंदिर है, कौन सा मंदिर, महाकाल का मंदिर या महाकालेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है, जो भगवान शिव का मंदिर है, बड़ा फेमस टेम्पल है। मन करे तो जाके घूमिएगा। इसके बाद तनी सा और आगे जाते हैं। ऐसे कैसे घूमेंगे सर, पैसा लगेगा, दे दीजिए का। तो ये छिपड़ा नदी क्या होती है ना, चंबल में मानसर नामक स्थान पे, एमपी के मानसर में आगे क्या होती है, मिल जाती है। थोड़ा सा और आगे देखेंगे तो एक और नदी क्या होती है ना, वरुणा नामक स्थान पे यहाँ के मिल जाती है, जिसको किस नदी के नाम से जानते हैं, काली सिंध के नाम से जानते हैं। और ये काली सिंध कहाँ से निकलती है, देवास एमपी से। और इस देवास एमपी के बारे में जान लीजिए कि यहीं से नोट छापने वाला कागज बनता है और यहीं पे नोट छापाने का एक कारखाना भी है देवास एमपी में। अतः ये सवाल कभी कभी पूछता है कि देवास कहाँ स्थित है, एमपी में, और देवास किससे संबंधित है, नोट छापने की मशीन से तथा काली सिंध नदी के उद्गम से भी, ठीक है। यहीं से निकलती है और आगे कहाँ मिलती है, बरन नामक राजस्थान का एक बरन क्षेत्र है, वहीं पे आगे क्या करती है, मिल जाती है किससे, चंबल नदी से। थोड़ा और आगे चलिए ध्यान से देखिए। तो अब जैसे ही थोड़ा आगे आते हैं एक और नदी आके मिलती है, कौन सी, बिंद की श्रेणी से निकलती है। किस श्रेणी से निकलती है, बिंद की श्रेणी से निकलती है। और आके कहाँ मिल जाती है, आके मिल जाती है वही आपके बरन के कुछ दूर आगे राजस्थान में ही मिल जाती है। और इस नदी को हम पार्वती नदी के नाम से जानते हैं। किसके नदी से नाम से जानते हैं, पार्वती के। तो अगर आपसे पूछे कि चंबल की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, तो आप देखिए कि छिपरा नदी दिख रही है, काली सिंध है, पार्वती नदी हो गई, और एक और इसकी सहायक नदी जिसका नाम क्या है, बनास नदी। छोटी छोटी एक दो इति और है, तो उसका याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सब याद कीजिएगा तो हिती नदी है, कहाँ कहाँ याद कीजिए, मतलब मैप में हिती ऐसे बड़ी बड़ी है, 2-3 किलोमीटर से कम की नदी तो होगी नहीं, तो उस नदी तो कौन बोलेगा उसको, नाला लोग बोलने लगेंगे। तो ध्यान रखिए। एक और नदी है बनास नदी, जो कहाँ से निकलती है, खमतौर पहाड़ी, कहाँ से, अरावली श्रेणी से निकलती है।
अरावली की कौन सी पहाड़ी से? खमतौर पहाड़ी से निकलती है और आके कहाँ मिल जाती है? सवाई माधोपुर में आके किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। अब ये चंबल नदी भी किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। याद रखिएगा, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। तो ये चंबल नदी इटावा के पास आके कहाँ मिल जाती है? यमुना से मिल जाती है। और इनसे सवाल पूछता है तो पूछेगा आपसे क्या कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जाना पाव पहाड़ी कहाँ? MP मध्य प्रदेश में। और कहाँ आके यमुना से मिल जाती है? तो इटावा में। और चंबल किसकी सहायक नदी है? तो किसकी है? यमुना की। और चंबल की सहायक नदी कौन है? तो क्षिप्रा नदी, पार्वती नदी, काली सिंध नदी और बनास नदी किसकी क्या है? सहायक नदी है। इसके बाद आगे देखते हैं कि यही जब यमुना थोड़ा सा और आगे बढ़ती है तो जालौन में इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है? सिंध नदी। अब देखिए यहाँ पे काली सिंध और यहाँ पे सिंध, तो दो नदियाँ कंफ्यूज मत होगा। एगो सिंधु ऊपर भी देखने को मिला था, अभी थोड़ी देर पहले में देखे हम क्या देखे थे, थोड़ी पहले हम पढ़े थे ना सिंधु नदी के बारे में, तो एक सिंधु नदी में मिला था। तो सिंधु, काली सिंध और सिंध, तो अगर सिंध नदी कहे तो किसकी, देखिए पूछे सिंध नदी किसकी सहायक है? तो यमुना की सहायक नहीं। और काली सिंध किसकी सहायक है? तो चंबल की। सिंध किसकी? यमुना की सहायक। और काली सिंध चंबल की, ध्यान रखिएगा। तो ये काली सिंध निकलती कहाँ से? देखिए सिरौली तहसील है, गुना जिला MP। सिरौली तहसील गुना जिला मध्य प्रदेश से निकलती है और आके जालौन में क्या होती है? ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। उसके तुरंत आएंगे तो हमीरपुर नामक स्थान पे भी एक नदी निकलती है जिसको क्या नाम है? बेतवा नदी। और इसी बेतवा नदी पे याद रखिएगा माता टीला परियोजना है। कौन सी परियोजना है? माता टीला परियोजना है। और ये बांध है माता टीला, बहुत बार पूछा हुआ है, तो याद रखिएगा इसको याद करने का तरीका कि माता को जब ज़्यादा खीस बढ़ता है तो क्या करती है? बेत से पीट देती है। क्या करती है? बेमत देती है। तो माता टीला परियोजना किस नदी पर? बेतवा नदी, बेत से पीट देती है। याद करने का अच्छा तरीका। और ये बेतवा नदी कहाँ से निकलता है? रायसीना पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? रायसीना की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलता है। और कहाँ मिल जाता है? कि हमीरपुर में मिल जाता है। उसके बाद देखिए कैमूर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? कैमूर की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है केन नदी। और ये भी क्या है? यमुना की सहायक नदी, जो कहाँ मिल जाती है? बांदा नामक स्थान पे मिल जाती है। तो अगर अब आपसे सवाल पूछे कि यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है, तो ध्यान से देखिए, एक हिंडन, एक टोस, 2 नदी हो गई, चंबल 3 हो गई, उसके बाद सिंध 4 हो गई, बेतवा 5 हो गई, केन 6 हो गई, और एक दक्षिणी टोंस, ये भी यमुना की सहायक नदी है, क्या है? 7, जो कहाँ मिलती है? प्रयागराज से थोड़ा देर पहले, मतलब इलाहाबाद में ही आके मिल जाती है। और उसके बाद ये जाके मिलती है प्रयागराज में। ठीक है, तो कौन सी नदी है? दक्षिणी टोंस। और ये दक्षिणी टोंस भी बेसिकली मध्य प्रदेश के क्षेत्रों से ही निकलती है। छोटी मोटी क्षेत्र तो उसका चर्चा मैंने नहीं किया। और ये आके कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में मिल जाती है। अतः अब ये यमुना का किस्सा खत्म। अब गंगा की सहायक नदी यमुना कहाँ के मिलती है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में मिलने के बाद यहीं पे संगम है। कहा जाता है कि यहीं पे एक और नदी आके इधर राजस्थान के क्षेत्रों से आके मिलती है, जो कि छुपी रहती है और अचानक से यहीं आके मिलती है। अतः इसको क्या कहा जाता है? प्रयाग कहा जाता है। जो कौन सी नदी है? सरस्वती नदी है। तो वो दिखती नहीं है, अतः हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। किसकी चर्चा नहीं करेंगे? सरस्वती की चर्चा नहीं करेंगे। अब आगे देखिएगा तो एक वरुणा नदी है। वरुणा नदी वाराणसी में आके गंगा से मिल जाती है। कहाँ मिलती है? वाराणसी में आके गंगा से मिल जाती है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो आपको मिलेगी गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती नदी, जो कहाँ है? फुल्लर झील, पीलीभीत। पीलीभीत सुने हैं? पीलीभीत वन्य अभयारण्य बाघों के लिए फेमस है। पीलीभीत वन्य अभयारण्य कहाँ है? बाघों के लिए फेमस है, उत्तर प्रदेश में। पीलीभीत वन्य अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश, बाघों के लिए फेमस है। और उसी के पास एक फुल्लर झील है जहाँ से निकलती है गोमती नदी। और जब गोमती नदी आती है तो जौनपुर के पास आके एक छोटी सी नदी, जिसका नाम क्या है? सई नदी, इसमें आके मिल जाती है। और फिर ये भी गोमती क्या होती है? गोमती के नाम से आगे बढ़ती है और गाजीपुर में आके क्या होता है? गंगा से मिल जाती है। इसका भी किस्सा खत्म। ठीक है, अब थोड़ा सा और आगे आते हैं तो आएंगे अब कहाँ? ये पार छपरा, वो पार यूपी, आ उसके ऊपर बलिया, आ उसके ऊपर बक्सर, और बता दे, और ऊपर नहीं चलते हैं ना तो हाजीपुर आ जाएगा। हाजीपुर के ऊपर पटना। ठीक है, तो पवन सिंह का गाना याद मत कीजिए। यहाँ देखते हैं हम, तो ये जो छपरा में आके नदी मिलती है इसको घाघरा के नाम से जानते हैं। लेकिन घाघरा की जो चलने की दिशा है, जो क्या बोलते हैं इसको, मार्ग है, इतना सरल नहीं है। ये घाघरा ऊपर कई नदियों के नाम से जानी जाती है। धीरे धीरे इस बेचारी का नाम बदलते बदलते यहाँ की घाघरा होता है। तो चलिए इस घाघरा की भी हम क्या देख लेते हैं? लीला देख लेते हैं कि घाघरा का लीला कहाँ से कहाँ तक है। ध्यान दीजिए,
नेपाल में एक स्थान है काला पानी स्थान। कौन सा है? काला पानी स्थान। वहीं से काला पानी से एक नदी निकलती है जिसकी पानी भी काली होती है, और तो उस नदी को किस नाम से जानते हैं? काली नदी से। यही काली नदी जब बहते बहते आगे आती है तो टनकपुर में एक नदी आके मिल जाती है, जिसको कौन सी नदी कहते हैं? देखिए, काली नदी, गोरी नदी। ध्यान रखिए इधर, देखिए ये काली नदी, ये गोरी। काली नदी से आके कौन मिल जाती है? गोरी। लेकिन इसको गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। कौन सी गंगा के नाम से जानते हैं? गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। अतः काली नदी और गौरी नदी को याद रखिएगा, ये मिलाप हिमनद से निकलती है। कौन सी नदी? गौरी गंगा जो नदी है मिलाप हिमनद से निकलती है और क्या करती है? टनकपुर में आके किससे मिल जाती है? काली नदी से मिल जाती है, और तब इसे शारदा या सरयू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तब ये शारदा या सरयू के नाम से चलते आती है। कहाँ तक? जहाँ इसको घाघरा आके मिलती है। अब मापचा चुंग से चलती है एक नदी निकलती है। कौन सी नदी? मापचा चुंग नेपाल में स्थित है, हिमनद है। मापचा चुंग क्या है? हिमनद है। इसी मापचा चुंग हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? घाघरा नदी। और यही घाघरा नदी जैसे इस काली सिंध के बाद क्या नाम होता है इसका? शारदा या सरयू में आके मिलती है, अब इसे घाघरा के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद जितना भी ऐसे किस नाम से जाना जाएगा? घाघरा के नाम से ही जाना जाएगा। भयंकर चल रहा है ना, मुंह सूख रहा है ना, पानी पीने में दुख हो रहा है ना, जल पीते रहिए, पढ़ते रहिए। नींद आना नहीं चाहिए, क्योंकि नींद आएगा तो एग्जाम का पार से जाएगा। कहाँ जाएगा? एक और आता पता किसी को नहीं होगा। वैसे भी आप लोग यहाँ पे पढ़ने के लिए आए हैं ना जी, तो थोड़ा सा अपने अंदर इम्यूनिटी बूस्ट करके रखिए। और ना हो तो क्या कीजिए, जरूरी पड़े तो उधर साइड में जगह है, पुशअप जाके 20-50 को मार दीजिए, नहीं तो कूदना फाड़ना शुरू कीजिए, ताकि आपका नींद का हो तनी दूर हो जाए। ना तो ऐसा मुंह सुखा के बैठे, अभी मनीषा का मुंह देख लीजिए, मन करेगा सुथनी भी फेल है इनके आगे। बीच बीच में हंसाने वाला बात का है, मतलब कि ये लोग चाहते हैं कि बीच बीच में हम क्या बन जाए? कॉमेडियन बन जाए, और ऐसे लेके कलम से इधर मूछ बना ले अपना, ताकि ये लोग क्या करे? हंसे। क्योंकि नहीं हंसेंगे तो भी तकलीफ है। चलिए अब हंस लिए ना, और नहीं हंसी आ रहा तो इनका मुंह देख के हंस लीजिए। देखिए ये अपने आप पे हंस दे रही है। आओ नहीं तो आप लोग पीछे घूम के देख के हंस लीजिए। बाकी लोग का भी मुंह बहुत भयंकर बना है। तो देखिए, हंसने की बात करें, आपको सुनिए, वीडियो के बीच में अगर आपको हंसने की बात हो तो आप क्या कीजिएगा? घूम जाइएगा और अपने आस पड़ोस वालों का केवल मुंह देख लीजिए। आपकी हंसी ऐसे ही क्या हो जाएगी? छूट जाएगी। ठीक है, आपका शक्ल देख के लग रहा है कि मैं खेत से सुथनी कोर के लाया हूँ, और आपके लिप्स के पास सुथनी रखा हुआ है, अजीब अजीब सा मुंह बना के बैठे हैं। मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा मुंह सूखना चाहिए, गला बचना चाहिए, बेचारे गरीब आदमी का। चलिए आगे चलते हैं। हाँ तो वीडियो है तो क्या दिक्कत है, सुनने दीजिए। अब हम क्या करें? अभी घर जाके इसको भी मम्मी से सुनाइएगा। कहते हैं ना कि मम्मी से सुनाएंगे, इसको भी सुनाइएगा। चलिए आगे आते हैं। तो देखिए, घाघरा नदी जैसे बहते बहते आगे आती है तो देवरिया में एक और नदी आके मिलती है, राप्ती नदी। और इसी राप्ती नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गोरखपुर। इसी राप्ती नदी के अंदर किनारे कौन सा नदी है? गोरखपुर बसा हुआ है। तो ये भी पूछता है कि गोरखपुर किस नदी किनारे है? तो राप्ती नदी। ये राप्ती नदी निकलती है रुकुमपुर कोट से। कहाँ से निकलती है? रुकुमपुर कोट। ये कहाँ है? नेपाल से निकलती है। और कहाँ? देवरिया जिला में आके किससे मिल जाती है? घाघरा से मिल जाती है। और यही घाघरा बहते बहते आती है तो कहाँ मिलती है? हमारे छपरा में। और हाँ थोड़ा और इधर के बैठे, चलिए देखिए, ये बहते बहते आके कहाँ मिल जाती है? छपरा में। वही जगह हुआ जहाँ हम लोग माझी का पुलवा पे जो नदियाँ देखते हैं, कहते हैं ये गंगा मैया, जय गंगा मैया। तो गंगा मैया नहीं है, वो घाघरा मैया है। उनको सरयू मैया के नाम से जानते हैं। और देखिए, यही सरयू के किनारे यहाँ पे अयोध्या बसा हुआ है, राम जी का अयोध्या, जिसके पहले उस जिले का नाम क्या था? फिरोजपुर जिला था, फैजाबाद जिला था, उसका नाम क्या हो गया? अयोध्या के नाम से जाना जाने लगा। और वहीं पे क्या बन रहा है? राम मंदिर बन रहा है, जहां राम मंदिर को तोड़ के क्या बना दिया गया था? बाबरी मस्जिद। 6 दिसंबर 1992 को क्या किया गया? बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया। और ढाने के बाद क्या किया गया? वहां पे केस चला, और बहुत सालों तक केस चला। अब केस का फैसला हुआ। हाँ, उसी में मुलायम सिंह यादव जी जितना जा रहा था, लोग कार सेवक लोग जो वहाँ पे गया था केवल अपना पूजा पाठ करने के लिए, उन पे गोलियां चलवा दिए थे, महान व्यक्ति। और जब यात्रा निकली थी कि राम मंदिर बनवाना है, जब राम मंदिर बनवाने के लिए रथ यात्रा निकाले थे, नाम उनका क्या था? लाल कृष्ण आडवाणी जी। तो बिहार में जैसे आए थे लालू यादव जी, एक आंदोलन चलाए थे, लाठी भजावन तेल पियावन लाठी घुमावन।
और तेल पियावन लाठी घुमावन आंदोलन के तहत बेचारा इनके सभी व्यक्तियों को पीटे भी थे, और पीटने के बाद क्या हुआ था कि ये भी वहाँ पे रथ यात्रा को रोक दिए थे। और याद रखिए जिन जिन ने रोका था उनका जीवन खत्म क्या समझिए कि पूरा डूब गया। लालू प्रसाद यादव का भी देखिए, लालू प्रसाद लायक है, उनके बेटे लायक नहीं है। मुलायम सिंह का भी बेटे का वही हाल है, एक बार मुख्यमंत्री बने अभी बोलने के चक्कर में फंस जाते हैं, लोग चोटी चोर करने लगते हैं। देखिए सब मोबाइल पे बात, हाँ उनको कहा था ऐसा। आगे चलते हैं, क्योंकि देखिए इस सब राजनीति नहीं लाते हैं, राजनीति को छोड़ते हैं। आप लोग काहे लेके चले जाते हैं हम लोग को, मुलायम सिंह वगैरह ठीक ठाक नहीं बात है ये सब, ठीक है। वापस आते हैं, क्योंकि सभी लोग देखिए हम सभी राम से प्रेम करते हैं, राम भक्त है, तो थोड़ा सा मंदिर की तरफ से लेकिन किसी को दुख भी होता है, समझिए आप लोग बात। चलिए आप लोग मेरा वीडियो चलने नहीं दीजिएगा। तो ये छपरा में आके क्या होती है, मिल जाती है सरयू नदी, और ये धीरे धीरे जब आगे आती है तो एक और नेपाल से निकली नदी जिसका नाम क्या है, गंडक नदी, हाजीपुर के आसपास कहा जाता है। बताइए हाजीपुर के आसपास ये क्या किसे मिलती है, हाजीपुर में। हाँ गंडक सोनपुर और हाजीपुर में, देखिए बेसिकली सोनपुर और हाजीपुर के बीच में मिलती है। देखिए कहाँ गए ये, सोनपुर और हाजीपुर में। तो अधिकांश हमको कहाँ मिलता है, हम लोग देखते हैं कि सोनेपुर में आके मिलती है। और इसी सोनपुर के मेला के पास में क्या लगता है, मेला लगता है, जिसको हरियर क्षेत्र मेला कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, पशु मेला है। क्या है विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला। मैं हाजीपुर को मिटा ही देता हूँ, सोनेपुर में मिलाएंगे हम, हाजीपुर नहीं लेके जाएंगे। लेकिन ये नदी आपको हाजीपुर में गंडक देखने को मिलती है, हाजीपुर होते हुए ही आती है, ठीक है, तो ध्यान रखते हैं। अब आगे थोड़ा सा आते हैं तो देखिए छपरा आ गए, हाजीपुर आ गए, तो उसके बाद कहाँ जाएंगे, पटना जाएंगे। आज जब खान सर का देखिएगा ना मैप ये वाला, तो खान सर पटना को हाजीपुर सोनपुर और छपरा के बीच में घुसा दिए। मैं देखा था उनके मैप में, जाके देखिएगा बनाए हैं, तो उसके छपरा और हाजीपुर के बीच में क्या घुसा दिए हैं, पटना को घुसा दिए। अब पता नहीं कैसे आएगा, मुझे नहीं पता है, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए यही नदी जो आपको किस नाम से जानते हैं, पटना में जो मिलती है इसको कहते हैं सोन नदी। और इसको सोन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें सुनहरे पत्थर मिलते हैं, और उसी सुनहरे पत्थर मतलब थोड़े से पीले कलर के होते हैं, तो उसी सुनहरे पत्थर के मिलने के कारण इसे सोन नदी या सोने की नदी कही जाती है। और ये निकलती कहाँ से है, हाँ ये निकलती है आपके आप कहें इसको बिंद सतपुड़ा की श्रेणी की, कौन सी, सतपुड़ा की मैकाले श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियां निकलती है, एक नदी है नर्मदा और दूसरा सोन। तो वहीं से ये सोन चलते चलते आती है और कहाँ आती है, पटना में आती है। और इसी पे तिरहुत बांध है जिससे क्या निकलती है, सारण नहर निकलता है इसी से, सोन से। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं तो अब आपको मिलेगा यहाँ पे एक और नदी जिसको बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी, जो सप्त कोसी के नाम से नेपाल में जानी जाती है। कि सप्त अलग अलग इसमें से निकलते हैं, जिसमें आपको क्या बोलते हैं, एक कैमूर, क्या नाम था जी, तैमूर कोसी और 3-4 कोसी के नाम से जानते हैं। मैं इसका नाम नहीं पूछता है तो क्या बताऊँ। यहाँ छोटी छोटी 7 नदियाँ, इसको तैमूर कोसी, शारदा कोसी, पता नहीं कौन कौन से नाम से जानते हैं। तो ये 7 को नदियाँ जब आके मिलती है, कहाँ मिलती है, गोसाई धान पहाड़ी नेपाल में मिलती है। तो वहीं से एक नदी बन के निकलती है जिसको क्या कहते हैं, सप्त कोसी के नाम से। किस नाम से जानते हैं, सप्त कोसी के नाम से जानते हैं। और जब कोसी भारत में आती है ना, हमारे यहाँ आती है, तो इसका मार्ग सीधा, मैं तो आपको दिख रहा है ना कि सीधी लाइन में आती है, इसका कोई मार्ग ठीक नहीं है। यहाँ से जब चलती है तो क्या होती है, ये मार्ग बदलते, कभी इधर से चल देगी, कभी इधर से चल देगी, कभी इधर से चल देगी, कभी कहीं से मार्ग बदलती। क्योंकि देखिए यहाँ से सीधे एक पहाड़ी और पहाड़ी से सीधे ढलान पे निकलती है, तो इसके मार्ग बदलते रहते हैं। और तो जब भी ये चलती है ना, तो उस मार्ग में आने वाले जितने भी फसल होते हैं तहस नहस कर देती है। अतः इधर में जितने भी फसल बोते हैं ना, सब बर्बाद करती है, हमेशा बाढ़ लाती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इस कोसी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। अब इसे भी रोकने के लिए कोसी पे बांध बनाया जा रहा है, तो बन जाएगा बांध, तो हो सकता है कि बेसिकली भारत क्या हो, मतलब बिहार क्या हो, थोड़ा सा सुरक्षित हो जाए। और ये कोसी भागते भागते आके कहाँ मिलती है, भागलपुर में। कोसी भागते भागते कहाँ की मिल जाती है, भागलपुर में मिलती है, क्योंकि भागते आती है, इसका कोई रास्ता नहीं, कभी न से कभी न से कभी न से आप पहुँच के आके बेचारी भागलपुर में मिल जाती है। अब जैसे ही भागलपुर में मिलती है, इसके बाद निकलती है, तो ये पश्चिम बंगाल में जहाँ एंट्री करती है उस जगह का नाम क्या है, फरक्का। और यहीं पे एक बांध है, कौन बांध, फरक्का बांध। सुने, इस गंगा नदी पे ही बांध है, कौन सा बांध, फरक्का बांध। यही फरक्का है। तो यहाँ से गंगा की 2 वितरिकाएं बढ़ जाती है। लेकिन यहीं पे पहले क्या होती है कि एक और नदी आके निकलती है जिसको महानंदा के नाम से जानते हैं। किस नदी के नाम से जानते हैं, महानंदा। महानदी अलग है और महानंदा अलग है। ये दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकलती है। वही दार्जिलिंग जो कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। और किसके लिए फेमस है,
चाय गार्डनिंग, टी गार्डनिंग के लिए फेमस है। यहाँ की चाय बड़ी अच्छी होती है और कहा जाता है कि भारत में जितने चाय बोते हैं हम सबसे ज़्यादा विश्व का चाय उगाते हैं, लेकिन आधे से अधिक हम ही पी जाते हैं। अतः निर्यात में हम 2 से 3 नंबर पे आ जाते हैं, दूसरे नंबर पे हैं शायद अभी हम, ठीक है। तो यही दार्जिलिंग से क्या निकलती है, महानंदा निकलती है और ये बहते बहते कहाँ की है, फरक्का में आके मिल जाती है। और जैसे फरक्का में आके मिलती है ये नदी, यहाँ से गंगा अपनी 2 वितरिकाओं में बढ़ जाती है। एक वितरिका है जो कि पश्चिम बंगाल में बहने लगती है, और दूसरी वितरिका है आगे बढ़ते बढ़ते क्या होती है, बांग्लादेश में एंट्री कर जाती है। कहाँ एंट्री कर जाती है, बांग्लादेश में। तो देखिए जब यहाँ से 2 वितरिकाएं बढ़ती है तो एक वितरिका को हुगली के नाम से जानते हैं, जबकि जो दूसरी वितरिका निकलती है इसको फिर वापस किस नाम से जानते हैं, भागीरथी नाम के से जाना लगता है। याद रखिएगा, क्योंकि ये आपके नॉर्मल एग्जाम में नहीं पूछेगा, हर छोटका मोटका जो परीक्षा दीजिएगा उसमें नहीं पूछेगा, लेकिन अगर आप बीपीएससी दरोगा या फिर यूपीएससी के एग्जाम बैठते हैं तो ये कभी आपसे पूछ देगा। तो बेसिकली जब पूछेगा तब देखा जाएगा। वैसे याद रखिए कि स्टार्ट भी होती है भागीरथी से और भारत में ख़त्म भी हो रही है भागीरथी से। और यही भागीरथी नदी आगे आगे क्या करती है, जैसे ही कहाँ घुसती है, बांग्लादेश में एंट्री करती है। तो इसे किस नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में इसे पद्मा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पद्मा के नाम से जानते हैं। और इसी में ब्रह्मपुत्र नदी क्या होती है, आके मिल जाती है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और जब ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में घुसती है तो इसे किस नाम से जानते हैं, तब जब ये आती है तो इसे जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जमुना के नाम से। कहाँ जानते हैं, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। और फिर ये भी आगे किस में मिल जाती है, पद्मा में मिल जाती है। और यही धीरे धीरे जब आगे आती है तो इसमें एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम क्या है, मेघना नदी। और जैसे और रहने आ जाए, हाँ हम फिर उसमें से गायब हो जाएंगे। तो मेघना नदी आके, चलिए मैं इधर से घूम जाता हूँ, आप लोग भी ध्यान से देखिएगा। ये जो दिख रही है ना मेघना नदी, ये मेघना नदी आके क्या होती है, फिर वापस गंगा में मिलती है। और जैसे ये गंगा में मिलती है अब यहाँ से इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। और यहाँ से बहुत सारी छोटी छोटी वितरिकाएँ बनाती है। और यही मेघना नदी क्या बनाती है, भारत नहीं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टाई क्षेत्र बनाती है, जिसे ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जानते हैं। जो कौन सी नदी बनाती है, ये मेघना, जो किसका मिश्रण है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का। तो कभी कभी सवाल में पूछता है कि जो आपका सुंदरवन डेल्टा है उसे कौन बनाती है। तो कभी कभी जानते हैं क्या करता है, ऑप्शन में गंगा ब्रह्मपुत्र हटा देता है मेघना, पद्मा और उसके बाद जमुना। तो याद रखिए इसमें कौन मारा जाएगा, मेघना। इसमें कौन मारा जाएगा, मेघना। जबकि पद्मा और जमुना के मिलने से क्या बनती है, ये देखिए पद्मा के नाम से यहाँ चलती है। पहले फरक्का से निकली तो किस नाम से, भागीरथी के नाम से। आगे आके ये जैसे बांग्लादेश में इंटर करती है, इसे क्या नाम जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसी पद्मा में आगे कौन मिल जाती है, जमुना नदी। और यहाँ से पद्मा के नाम से ही आगे बढ़ती है। फिर कुछ दूर आगे आके इसको एक नदी मिल जाती है, मेघना नदी, छोटी सी नदी है। और जैसे मेघना नदी मिलती है इसे मेघना के नाम से जाना लगता है। और इसके आगे ये मेघना के नाम से जानती है। तो ये जो बनाती है, क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है, मेघना नदी ही बनाती है। क्योंकि ये दोनों का मिश्रण कभी कभी देता है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा के मिलने से क्या बनती है, बनता है कौन, सुंदरवन डेल्टा, जो किसके लिए फेमस है, बाघों के लिए फेमस है। और इस सफ़ेद भाग के लिए, व्हाइट टाइगर के लिए, और बंगाल टाइगर उसे कहा जाता है। और यहीं पे बंगाल के विशिष्ट टाइगर का, जिसको बंगाल टाइगर कहा जाता है। और यही इसे सुंदरवन डेल्टा इसलिए कहा जाता है कि इस पूरे वन में एक वृक्ष पाया जाता है जिसको सुंदरी नामक के वृक्ष कहते हैं। अतः इसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अब इसको थोड़ा सा और पुश कर दीजिए, आज नदियों को खत्म कर दूँ।